यहाँ पे क्या दिया है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पेज नंबर 51 का एग्जाम्पल 2 है। ए ट्रेन ट्रेवल्स कितना किलोमीटर, 360 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, एक स्पीड से जा रहा है वो, अनेक स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही, एक बार रफ्तार पकड़ ली उसी स्पीड से, कोई बीच में आए कुछ आए सब काट कूट के आगे, तो किसी के लिए रुकना नहीं, ठीक है। तो ऐसे कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से ली, तो स्पीड हमें पता नहीं है, वो दिया नहीं है, ठीक है, तो स्पीड दी नहीं है। और अगर आप एंडिंग में देखोगे तो आपको स्पीड ही पूछी है, तो स्पीड पूछिए तो कितना लेंगे, x किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड से गई वो ट्रेन और कितना किलोमीटर चली, 360 किलोमीटर चली, ठीक है। फिर बताओ इसमें दो बातें आ गई, एक डिस्टेंस आ गया और एक स्पीड आ गई, तो तीसरी भी बात आएगी, टाइम भी आएगा, है ना। तो टाइम लेकिन हमें पता नहीं। कभी भी स्पीड डिस्टेंस की प्रॉब्लम आते हैं ना, तो ये तीनों चीज़ें रहती है, स्पीड डिस्टेंस और टाइम। अब आपको पता है डिस्टेंस कवर किया उसने कितनी स्पीड से, वो नहीं पता, तो कुछ टाइम भी तो लगाऊंगा, तो ये तीन बातें। बताओ उसके बाद क्या दिया है, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट टाइम क्या किया, जितना भी टाइम लगाऊंगा, ट्रेन वालों को लगा कि भाई नहीं थोड़ा और जल्दी पहुंचनी चाहिए ट्रेन, तो क्या करेंगे जल्दी पहुंचने के लिए, डिस्टेंस को कम कर सकते हैं, डिस्टेंस तो दो गांव के बीच का भी रहेगा, तो क्या करेंगे, स्पीड बढ़ा देंगे। तो ये इन्होंने दिया कि स्पीड इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, तो बता सकते हैं न्यू स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ा दी। पहले अगर 60 की स्पीड से जाती होगी तो अब 65 से जाएंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि प्लस कर रहे हैं, +5 किया ना, पुरानी स्पीड में +5 करना पड़ेगा, पुरानी स्पीड कितनी थी x, तो उसमें क्या करना पड़ेगा +5 किलोमीटर पर आवर। बताओ डिस्टेंस तो उतना ही है ना, तो बताओ अब क्या रहा, टाइम, टाइम है ना, टाइम कितना लगा, देखो क्या लगा, तो इट टेक्स, ट्रेन को लगा 48 मिनट्स लेस, 48 मिनट कम लग गए टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी हमें ये पता है कि ये वाला डिस्टेंस 48 मिनट कम लगा, तो मिनट में नहीं लिखेंगे इसको, आवर में लिखेंगे, ठीक है ना, मिनट में नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आवर, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर रहती है, तो डिस्टेंस भी किलोमीटर पर आवर, ये सब 1 आवर और मिनट में क्या रिलेशन है, देखो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। अब हमारे कितने मिनट है, उसको हमें आवर में कन्वर्ट करना है, तो बताओ 60 से मल्टीप्लाई या डिवाइड, बड़े यूनिट में जाना है तो डिवाइड करना पड़ता है, ये मिनट से हम किस में जा रहे हैं, आवर में, तो डिवाइड करो 60 से। ये भी बताया था मैंने कि अगर लेफ्ट साइड में जाते हो तो डिवाइड कर दो, इस 48 को क्या करो 60 से डिवाइड, तो वो बन जाएगा आवर। बताओ ये थोड़ा शॉर्टकट हो सकता है क्या, 2 काटता है दोनों को, और कोई बड़ा नंबर काटता है क्या, 12 ना, और 4/5 ओवर, यानी इतना टाइम उसको कम लगा बोलते, 48 मिनट में नहीं पहुंची, 48 मिनट कम लगा। अब एक बात बताओ, स्पीड बढ़ गई, स्पीड हमें पहले की भी नहीं पता और बाद वाली भी स्पीड नहीं पता, बस इतना पता कि नई स्पीड 5 से ज़्यादा। वैसे टाइम के बारे में क्या है, टाइम ज़्यादा हुआ कि कम हुआ, जो इसका टाइमिंग था और इसके टाइमिंग में कौन सा टाइम कम और कौन सा टाइम ज़्यादा है, ये पहला ज़्यादा का टाइम और दूसरा कम, तो कितने की गैप है दोनों के टाइमिंग में, 48 मिनट्स, दोनों के टाइमिंग में कितने का फर्क है, 48, मतलब स्पीड में कितने का फर्क है, 5 का फर्क है, वो 5 से बड़ा है, 5 का फर्क है, वैसे इनमें कितने का फर्क है, 48 मिनट का फर्क है। इक्वेशन कैसे बनाए, आपको स्पीड पूछा है, आपने स्पीड लिख दी अपने मन से, तो लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखना पड़ेगा, लेट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म यानी सबसे पहली स्पीड, तो स्टार्टिंग की स्पीड लिखना पड़ेगा, लेट इनिशियल, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग, इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन bx किलोमीटर पर आवर, और
और न्यू स्पीड कितना हो गया? न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन x + 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो उतना ही है। अब आप बताओ 1/60 मिनट की कैलकुलेशन करके रख दिया। अब बताओ क्या इक्वेशन बने? आपको जो पता है उसको इक्वेशन में डाल दो ना। यानी जैसे कि स्पीड के बारे में क्या पता है? न्यू स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड इक्वल टू कितने का गैप है? अरे 5 की गैप है ना। न्यू स्पीड और इनिशियल स्पीड कितने गैप है? 5। न्यू स्पीड ज़्यादा इससे दिखा। बताओ न्यू स्पीड अगर 65 है और ये 60 है तो 5 की गैप है ना। अगर पहले की स्पीड 90 और ये 95 है तो 5 का गैप आएगा ना। तो बताओ ये बन गया इक्वेशन स्पीड का। तो बताओ न्यू स्पीड कितनी है? x + 5। ओरिजिनल स्पीड x। बताओ इक्वल टू कितना आएगा? 5। बताओ ये लेकिन कटेगा ना, यानी इक्वेशन नहीं बन रहा है। हमें पता है कि नई स्पीड और पुरानी स्पीड में 5 का डिफरेंस है तो हमने इक्वेशन बनाया। नई स्पीड ज़्यादा है, पुरानी स्पीड कम है, कितना का डिफरेंस है दोनों में? 5 का। हमने लिखा नई स्पीड डाल दी, इनिशियल स्पीड डाल दी, कैलकुलेशन किया तो x गायब हो गया। तो इसलिए स्पीड वाला इक्वेशन नहीं बन रहा है। तो किसका बनेंगे? टाइम का। बताओ टाइमिंग में भी कितने का डिफरेंस है? 48। हाँ तो फिर क्या होगा? न्यू टाइम ज़्यादा है कि कम है? कम है। इसको बाद में लिखना पड़ेगा। पहले कौन सा टाइम लिखना पड़ेगा? इनिशियल टाइम माइनस न्यू टाइम इक्वल टू कितना? 48 मिनट। ये समझिएगा। बताओ अगर ये ट्रेन पहले 6 घंटे में पहुंचती होंगी, इनिशियल टाइम पहले ट्रेन को कितने घंटे लगते होंगे? 6 घंटे। तो बाद में 48 मिनट कम रहेगी, यानी 5 घंटे 12 मिनट में ही पहुंच रही है। 5 घंटे 12 मिनट में ही पहुंची, यानी कितना मिनट कम पहुंची? 48 मिनट कम लगे ना। इसलिए ये जितना भी कम से 48 मिनट कम होगा तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? हमेशा 48 मिनट आ जाएगा। ये इससे 48 मिनट कम होगा ना। तो बताओ ये पहले वाला टाइम ज़्यादा है इसलिए उसको पहले लिखना पड़ेगा और दूसरा वाला टाइम थोड़ा कम है उसको बाद में। ये है टाइमिंग का फॉर्मूला। थोड़ी देर पहले हमने किसका बनाया था? स्पीड का। स्पीड का बनाया, सही बनाया, लेकिन वो एक सच कर गया। हम इसलिए वो सोच रहे टाइमिंग का बनाते हैं ना। दोनों टाइमिंग 48 मिनट का डिफरेंस है। तो बताओ टाइमिंग सर, लेकिन टाइमिंग पता नहीं ना। ये तो आपने अपने मन से बता दिया 6 आवर 5 आवर। तो टाइमिंग नहीं पता तो टाइम की क्या लिखने चाहिए? फॉर्मूले लिखने चाहिए। क्या लिखने चाहिए? फॉर्मूले। क्या है टाइमिंग का फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन यहाँ पे स्पीड कौन सी? इनिशियल टाइम है तो इनिशियल स्पीड, और यहाँ पे न्यू टाइम है तो न्यू स्पीड। डिस्टेंस क्यों नहीं बनी? न्यू का इनिशियल डिस्टेंस, न्यू डिस्टेंस। डिस्टेंस तो उतना ही है ना, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेन कवर्स ट्रेवल्स 360 किलोमीटर। कितना किलोमीटर ट्रैवल करते हैं? चलो बताओ डिस्टेंस कितना है? 360। इनिशियल स्पीड कितनी है? x है ना। बताओ डिस्टेंस उतना ही है। बताओ न्यू स्पीड कितनी है? इक्वल टू कितना है? 48 मिनट है ना। तो अब उसको 48 मिनट में मत रखो, 48 मिनट में 4/5 और पहले लिख दिया मैंने 48 मिनट का डिफरेंस है तो वैसा दिया था, लेकिन बाद में उसको आवर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद तो आवर भी लिखने की जरूरत नहीं। और अब बताओ बन गया इक्वेशन। अब इसमें x कटेगा नहीं, ये सॉल्व होगा। इसलिए टाइमिंग का इक्वेशन सही है। तो अभी एक काम कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अच्छा 360 कॉमन निकाल लो। अगर 3 याद रखना ऊपर से कॉमन निकलेगा। 360 के आगे क्या बचा? 1/x। 360 गया तो 1/x। ठीक है। अब क्या करोगे? यहाँ पे इनका सॉल्व करेंगे। 360 को उधर भेज सकते हैं आप, यानी कैसे ही है ऐसे। बताओ ये कैसा है? पता 360 ने मल्टीप्लाई किया सबको, तो इधर क्या करेगा? डिवाइड। जो सबको मल्टीप्लाई करता है वही उधर सबको क्या करता है? डिवाइड करता है। तो चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। डिनोमिनेटर x + 5 × 1 x + 5 y1 × x। नीचे इन दोनों का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ये सॉल्व करो, इसको शॉर्टकट हो सकता है तो करो, नहीं तो रहने दो। 4 से डिवाइड होता है, 4 9 जा 36, 1 ऊपर और 9 5 जा 40, 450। अब बताओ इधर सॉल्व करो, x और x 5, इधर सॉल्व कर लो x² + 5x, इधर 1/4। अब क्या करेंगे हम? क्रॉस
मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू 1 किया तो वही आता है हाँ और 450 इंटू 5 कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस कितना हो गया इक्वल टू कितना हो गया 0। अब बताइए बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइजेशन जब भी तो ठीक नहीं तो अपने ये वाले मेथड से आप जा सकते हो, ठीक है, फॉर्मूला मेथड से। फैक्टराइजेशन क्या होता है 1 इंटू 2250 कितना होता है 22 उसके फैक्टर किसका स्क्वायर है ये 15 का है 225 2200 आपको कहाँ तक पता है स्क्वायर अरे 30 तक पता है ना अच्छे से 15 का था तो कितना होगा ये 3 का या इतना आता है ना तो बड़े बड़े लोग 40 का कितना होगा अरे 4 का स्क्वायर 16 ना और 50 का स्क्वायर 256 ये बड़े बड़े ले लेना। अब बताओ अपना 2200 कितना आएगा इससे थोड़ा कम आएगा यानी 50 से थोड़ा कम तो थोड़ा कितना कम 49 में 48 होगा अंदाज ही लेना है 48 लिया। अब ये क्या बोलता है मैं माइनस इसको इधर लेके जाता है तो मैं माइनस होते क्या होता है प्लस कितना हुआ 53। अब इनका करके बताओ ये होता है कैसे में हाँ नहीं होता ना रे पहला ही नंबर करके लिखना पड़ता है ना 24 तो आएगा 0 फिर एक कम माइनस सी वाला दोनों भी कम दोनों दिन में एग्जाम है हाँ माइनस सी यानी दोनों कम ये 52 भी बढ़ता 7 2 जा 40 4 आ रहा है नहीं एक कम दूसरा भी कम 6 1 जा 6 दोनों कम 0 into 5 0 आ गया नहीं आ गया नहीं बोलो हो सकता है करो है क्या चेक करके देखना आता होना और अगर आ गया तो खुश होना तालियां बजाना और ये मिडिल टर्म को खुशी खुशी से लिख देना किसको लिख देना मिडिल टर्म और इसका साइन किसको देना बड़े वाले को और छोटे वाले को प्लस या माइनस और अब इनको लगा हाँ अब बताओ कौन कॉमन निकलता है x माइनस 40 यही ब्रैकेट कहाँ आता है अब बताओ मैंने क्या बताया कुछ बता याद है पहला टर्म कटता है तो प्लस और फिर ये भी कहा था कि इनको ऐसा इन दोनों को ब्रैकेट में डाल देना इज इक्वल टू 0 और फिर पहले को 0 लगाना पहले इक्वेशन को फिर दूसरी इक्वेशन को 0 लगाना फिर 45 को प्लस में भेज देना और उधर 50 को माइनस में भेज देना अरे इसको कर दे इसके बाद ये दोनों इक्वेशंस अगर ये ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया होता प्रॉब्लम तो दोनों फाइंड द सॉल्यूशन का तो रूट्स बताओ तो ये दोनों रूट्स है लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम में दोनों वैल्यू नहीं देते तो ये स्पीड है ना एक पॉजिटिव तो स्पीड रहे टाइम रहे कि डिस्टेंस है कभी भी ये नेगेटिव नहीं रहेगा इसलिए ये x क्या बता दो पॉजिटिव 45 स्पीड हां 45 x है स्पीड तो लिखना बट स्पीड कांट बी नेगेटिव स्पीड का भी नेगेटिव therefore x is equal to x is not equal to minus 5 therefore x is equal to 45 therefore initial है ना speed of the train is 45 किलोमीटर पर यहाँ पे भी गलती मत करना किलोमीटर बस किलोमीटर लिख दोगे किलोमीटर पर आवर स्पीड है सब इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है कोई भी एग्जाम में आ सकता है पेपर में ये डायरेक्ट दिख जाएगा ट्रेन वाला प्रॉब्लम लेकिन आपने घर में अगर तैयारी नहीं की तो आप टाइम सॉल्व नहीं कर पाओगे या आपने अभी समझा है आपकी तैयारी मायने रखती है ना कि आपको आने पर आपको पूरा आना चाहिए तो वो तैयारी चाहिए बस अब ये अपना 2.6 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8 क्या दे इसमें पिंटू टेक 6 days more than those of Mishu to complete the certain work। एक कोई तो भी काम कंप्लीट करना है जैसे मान लीजिए मैं गड्ढा खोदना ही था ठीक है ना और ये गड्ढा खोदना है तो ये काम करने के लिए पिंटू को निशु को जितने दिन लगते हैं उससे ज्यादा दिन किसको लगते हैं हाँ कितने काम तो वही है ना हाँ
हाँ तो इसको कितने कितने दिन लगते हैं पिंटू को? 6 दिन ज़्यादा। किसको ज़्यादा दिन लगते हैं, पिंटू को कि निशु को? पिंटू। हाँ वही काम अगर ये मान के चलो ये अगर 12 दिन में करेंगे तो ये कितने दिन में करेंगे? 18 दिन में। बराबर है? तो कितने दिन में कर रहे हो वो तो पता नहीं बस हमें दिया है कि इससे 6 दिन ज़्यादा करना है। तो फिर इफ दे टुगेदर फिनिश द वर्क इन 4 days, लेकिन दोनों को एक साथ लगाया तो काम पे यानी काम वही, हाँ लेकिन यहाँ पे निशु और पिंटू क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। तो फिर ये कितने दिन में हो जाता है? 4 days। बराबर है ना? दोनों एक साथ लग गए तो दोनों की कैपेसिटी ऐड हो जाएंगी तो काम 4 ही दिन में होगा। यहाँ पे तो दिया है कितने दिन में काम होगा, लेकिन यहाँ पे कितने दिन में काम होगा दिया नहीं है। इसको कितने दिन लगेंगे, इसको कितने दिन नहीं दिए। हाँ बस इतना दिया कि इसको इससे 6 दिन ज़्यादा लगते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कितने दिन लगते हैं वो थोड़ी दिया है। अगर इसको 10 दिन लगते होंगे तो इसको 16 दिन लगते होंगे, लेकिन कितने दिन एग्जैक्ट लग रहे हैं वो पता नहीं। हाँ इसके पता है, लेकिन दोनों मिलके करते हैं तो कितने दिन में होता है? 4 days। ये कंफर्म पता है 4 days वाला, ये नहीं पता तो बताओ। फिर क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन। अगर अकेले काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? अकेले में निशु अकेले गई या पिंटू अकेला गया तो उसको कितने दिन लगेंगे? तो दिया तो नहीं है तो क्या लेंगे? एक्स। किसको एक्स लेंगे? निशु को क्या लेंगे? एक्स। मैंने कहा था ना दैन के बाद क्या है देखना, दैन के बाद निशु है कि पिंटू है? निशु। तो उसको एक्स लेंगे। बताओ निशु को अगर एक्स डेज लगते हैं तो पिंटू को कितने लगेंगे? एक्स प्लस 6 लो ना, उसको 6 दिन ज़्यादा लगते हैं ना, 6 दिन क्या लगते हैं ज़्यादा, तो इसको एक्स डेज लगेंगे तो इसको एक्स प्लस 6 लगेंगे, ठीक है ना? तो क्या लेंगे, लेट निशु completes the certain work alone in X days. Therefore, by the given condition, Pintu completes the same work. वही वर्क जो ये कर रही ना, सर्टन वर्क, सर्टन है ना कोई तो भी काम है वो वर्क, लेकिन सेम वर्क क्यों का, जो ये कर रही है वही, ये तो कोई भी कर रही है तो वो जो कोई भी कर रही है वही कर रही है, इसलिए सेम। Pintu complete the same work alone in x plus 6 days। ठीक है सर, ये तो ठीक है, ये x डेज में कर रही है, ये x plus 6 डेज में कर रही है, लेकिन इसका इक्वेशन कैसे बनाए कि दोनों मिलके जब करते हैं तो 4 डेज में होता है, यानी x प्लस निशु और पिंटू x प्लस 6 इक्वल टू 4। आप थोड़ा सा दिमाग जगह पर रख के काम करते जाओ। ये x डेज है, क्या है ये x डेज प्लस 6 डेज मिला के 4 डेज होंगे। अरे ये दिन ज्यादा होंगे, दोनों मिलके कर रहे तो 4, अगर दोनों मिलके 4 डेज में हो रहा है इसका मतलब ये अकेले करते होंगे तो इनको 10 दिन 12 दिन कुछ तो भी एक को लगते होंगे और उसको भी 6 दिन और ज्यादा ही लगते हैं। तो ये तो अमाउंट ज्यादा है ना, ये दोनों मिलके कैसे होगा? ये बात बराबर है, डेज प्लस डेज इक्वल टू डेज होता है, लेकिन इस केस में मैच नहीं करता। इनको तो ज्यादा दिन लगने वाले, अकेले का है ना वो, 4 दिन से ज्यादा ही लगेंगे ना, हो सकता है 8 दिन लगते होंगे मान के चलिए, इसको 8 और 6 14 दिन लगते होंगे, लेकिन दोनों मिलके कर रहे हैं तो कितने दिन में हो रहा है? 4 दिन में हो रहा है। तो दोनों का मिला के 4 हो सकता है क्या? हाँ कि ये 4 डेज प्लस 8 डेज प्लस 14 4 होगा क्या? नहीं होगा ना। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा? तो फिर क्या करें सर, यहाँ पे आपकी सोचने की डेप्थ कितनी है, इतनी गहराई पर सोचना पड़ता है, ठीक है ना? तो अब देखो उस समुंदर में जाते हैं, सोचने के समुंदर में, ठीक है ना? अब देखो आप, ये निशु x डेज में वो पूरा काम करती है और मैं x डेज की जगह मान के चलो मैं 6 डेज दे रहा हूँ। कितने दिन दे रहा हूँ? वही पे देता हूँ 6 डेज दे रहा हूँ मान के चलो। अब अगर मैं इसके 6 डेज ले रहा हूँ, 6 नहीं लेता हूँ, कुछ अलग नंबर लेता हूँ, 7 डेज
8 डेज देता हूँ, किसी लिखता है 8 डेज में इतना बड़ा खड्डा खोद लिया हमने, है ना, या इसमें जो कुछ मटेरियल होगा वो बाहर निकालूंगा, यानी गड्ढा ऑलरेडी होगा उसमें कुछ भरा पड़ा होगा वो सब निकाल के फेंकना है। तो बताओ पहले दिन ये कितना 8 दिन में फेंका ना, हर दिन की कैपेसिटी तो सेम होगी उसकी। इसका मतलब ये पूरा जो काम है ये इतना बड़ा काम है नहीं, इतने बड़े काम में से हर दिन उसने कितना काम किया होगा, देखो 8 दिन में किया है तो हर दिन में कितना काम किया होगा, 8 दिन में उतने जो भी उसमें मटेरियल था कचरा सब फेंका ना, 8 दिन में फेंका तो एक दिन में कितना फेंका होगा। चलो मान के चलो यहाँ पे 24 चेयर्स है या टुकड़े, कितने टुकड़े ऐसे, और उसको 8 दिन में उसने फेंक दिए, बड़े बड़े टुकड़े ना, फेंकने के लिए टाइम लगा। 24 टुकड़े हैं और 24 टुकड़ों को पूरा खाली कर दिया, नहीं फेंक दिया, एक दिन में 3, तो एक दिन में कितना फेंका, अब ध्यान में आया। तो बताओ एक दिन में कितने फेंके, यानी पार्ट ऑफ वर्क completed in 1 day by Nishu। पार्ट ऑफ वर्क का थोड़ा पार्टी कंप्लीट होगा ना, पूरा वर्क नहीं ना, पूरा 24 के 24 होगा थोड़ी होगा। पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन 1 डे, एक दिन में कितना पार्ट उसने कंप्लीट किया, उस काम का कितना पार्ट एक दिन में, वही मैं आपको पूछ रहा हूँ। अब आपके सामने मैंने दोनों बातें रख दी, कौन सी, 24 डब्बे या जो भी था पार्ट उसको फेंकना है बाहर, बड़े बड़े पार्ट है, तो 8 दिन में उसने फेंके, इसका मतलब एक दिन में कितने फेंके होंगे, 3 फेंके होंगे, तो वो एक दिन वाला काम ना, पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन 1 डे, आपने कितना बताया 3, तो बताओ ये 3 पार्ट हो गए ना, बताओ कैसे निकाला 3, 24 को आपने 8 से क्या किया डिवाइड, यानी आप क्या कर रहे हैं उस वर्क को, वो जो वर्क है उसको कितने उतने दिनों से क्या कर रहे हैं डिवाइड, उसके 8 टुकड़े कर रहे हैं, इसका मतलब कितने टुकड़े कर रहे हैं, इसके 8 टुकड़े करो, 8 टुकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इक्वल मैंने इसके 8 टुकड़े किए, हर टुकड़ा कितने का होगा, 3, हर टुकड़ा कितने का होगा 3, इसका मतलब एक दिन 3 टुकड़े, दूसरे दिन 3 टुकड़े, जितने दिन लगे उतने ही पार्ट करने पड़ेंगे उसने, 8 दिन लगे हो तो इसका मतलब महीने कितने पार्ट करने पड़ेंगे, 8 पार्ट, उस वर्क को 8 पार्ट 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक दिन में इतना क्या होगा, दूसरे दिन में इतना, जैसे आइसक्रीम का केक है 8 जनों में बांटा आपने इक्वली, तो इसका मतलब उस केक के कितने टुकड़े किए आपने, 8 टुकड़े किए, इक्वल टुकड़े किए, तब 8 जनों को बांटा ना, इक्वली बांटा बोला ना आपने, तो 28 टुकड़े करने पड़ेंगे ना। देखो अगर आपको इक्वली नहीं बांटना है तो आप कैसे भी उस समय टेंशन नहीं लेते, क्या करते हो कैसा भी काटते हो दे देते हो, लेकिन आपके सामने अगर बच्चे बैठे 8 बच्चे हो, बच्चों में कैसा रहता है, कम ज़्यादा नहीं चलता है, तो फिर मम्मी पापा जो भी रहते वो क्या करते बराबर उसके इक्वल टुकड़े करेंगे, तो 8 अच्छे तो 8 टुकड़े करेंगे, 6 होंगे तो 6 टुकड़े करेंगे, बराबर है ना। तो यहाँ पे भी ये 24 है, मान के चलो पूरा वर्क है 24 का, और उसको 8 दिन में कंप्लीट किया, तो एक दिन में क्या किया, तो वो निकालना एक दिन का निकालना है ना, तो उससे 8 टुकड़े करो, कितने टुकड़े करो 8, इसका मतलब उसको 8 से डिवाइड करो, टुकड़े का मतलब क्या होता है डिवाइड, टुकड़े को क्या बोलते हैं डिवाइड करना, 8 टुकड़े करना है ना, 8 से डिवाइड करना, किया ना 8 से डिवाइड, किसको, उस काम को, जो भी आइसक्रीम का केक था ये वाला, उसके कितने टुकड़े किए 8 टुकड़े किए, तो मतलब हर टुकड़ा मिल जाता है 3 का, ऐसा है वो, तो हर दिन का इतना काम फिक्स है ना उसका काम। हाँ चलो ठीक है, तो बताओ इसको इसमें कैसे लिखे थे, अपने काम को मैंने 24 बोला, डेज को क्या बोला 8 बोला, तो अब अपने डेज कितने हैं x, और काम को बोलते हैं सिर्फ 1, क्या बोलते हैं 1, एक काम है, तो बोलो क्या होगा फिर ये, उस 24 का 8 टुकड़े किए ना, तो इसका मतलब इस 1 के जो 1 वर्क है उसके कितने टुकड़े करने x, यानी उसने इतना काम किया एक दिन में, कितना काम किया, वो 1 वर्क है पूरा, और उस 1 वर्क के कितने टुकड़े किए x टुकड़े किए, जितने दिन है उतने टुकड़े करना, x डे 8 टुकड़े 8 दिन थे तो 8 टुकड़े किए थे ना, तो x दिन है तो x टुकड़े किए, इसके x टुकड़े किए, तो वो लिखते कैसा है,
वो 3-3 आया था ना अपना आंसर, 3-3 बताया था ना। हाँ। अब वो क्या हमें पता है तो हम नंबर में बता सकते हैं, यहाँ पे इससे पता नहीं, लेकिन कंसेप्ट कभी बदलता नहीं ना भाई, कंसेप्ट तो वही रहता है कि उस वन वर्क को x डेज से क्या करो डिवाइड। इतना काम किया उसने एक दिन में, यानी इसने पहले दिन में कितना काम किया 1/x, दूसरे भी दिन में कितना किया 1/x, तीसरे भी दिन में, हर दिन में 1/x से काम किया, उसका काम तो फिक्स रहेगा। ऐसे कितने दिन लगे उसको x डेज। तो बताओ एक बात मुझे, हर दिन अगर 1/x काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है 1/x, ये एक दिन का काम हो गया, कितने दिन काम किया x डेज ना, तो फिर x डेज ने मल्टीप्लाई कर दो उसको, ये एक दिन का काम है और कितने दिन क्या x डेज, कितने दिन से मल्टीप्लाई करो, बताओ कटेगा, 1 वर्क कंप्लीट हो गया ना, आंसर 1 क्यों आया, क्योंकि 1 वर्क क्या हो गया x डेज ने मल्टीप्लाई करने से वो काम क्या हो गया कंप्लीट, कि x डेज ने मल्टीप्लाई किया ना उतने दिनों ने, तो वो काम हो गया सर, 1 आंसर है। ऐसा है, जैसे नहीं क्या आप एक दिन का काम कितना है 3 पार्ट फेंकना, और उसने हर कितने दिन काम किया 8 दिन, तो बराबर 24 आया ना, तो काम कंप्लीट हुआ कि नहीं, ऐसा है। तो वही है। अब बताओ ये एक दिन का काम अगर इसका निकाला आप मुझे बताओ, इसका एक दिन का काम निकाल नहीं सकते क्या, इसका भी ये भी 1 वर्क है वो वाला, हाँ तो बताओ क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन 1 डे बाय पिंटू। बताओ पिंटू एक दिन में कितना काम करता है 1/, इसको कितने दिन लगते हैं, जितने भी दिन लगते हो, अगर इसको 10 दिन लगते होंगे तो इसके 10 पार्ट करने पड़ेंगे। बताओ इसके काम वही है, इसके अगर 8 पार्ट किए 1 2 3, नहीं तो इसे 8 पार्ट किए 2 3 4 5, 8 पार्ट किए बराबर, काम वही है, लेकिन इसको अगर 12 दिन लगते होंगे, हाँ तो 12 दिन लगते होंगे तो इसके 12 टुकड़े करने पड़ेंगे ना, ठीक है। तो बताओ ये इसका एक दिन का काम इतना है ना, और इसका एक दिन का काम कितना है ना, इसका एक दिन का काम 3 और इसका एक दिन का काम 2, 24 है ना, मैंने 24 लिया था, कितना लिया था पूरा 24। तो बताओ कितने टुकड़े किए उसके 8 टुकड़े, 8 दिन में किया ना, ये 24 का काम है, कितने दिन में किया 8 दिन में, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर दिन में कितना काम किया 3 दिन का किया, 3 किया फिर 3 किया फिर 3 किया, बराबर कितना हो गया 24, 8 टुकड़े करने पड़े। यहाँ पे काम उतना ही है 24, लेकिन हम कितने दिन में किया 12 दिन, तो इसके 12 टुकड़े करने पड़ेंगे, 12 दिन में किया तो 12 टुकड़े करो काम के, तो काम के कितने 12 टुकड़े किए ना मैंने, हर टुकड़ा कितने का होगा 2 का, यानी इसका मतलब इसको ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, इसकी कैपेसिटी कम है, ये एक दिन में इतना काम करता है और एक दिन में तो कितना काम करता है, ठीक है ना, ऐसा। तो अब बताओ इसकी कैपेसिटी क्या है 1/x + 6, डेज मत लिखना, ये वर्क है, ये वर्क है, इसलिए इसको डेज मत लिखना सामने, ये एक दिन का काम है। अब एक बात बताओ, आपको दोनों का एक दिन का काम पता है ना, इसका एक दिन का काम कितना है 24/8, आंसर 3 है। इसका एक दिन का काम 24 पे कितने टुकड़े किए 24 के 8 टुकड़े, 24 के 12। बताओ ये दोनों का एक दिन का काम है कि नहीं, आप बताओ ये कितना था 3 और ये कितना था 2, बताओ एक दिन अगर दोनों को एक साथ लगाया तो कितने दिन में कितना काम करेंगे, दोनों को एक साथ लगाया ना बाद में, नहीं दोनों को एक साथ लगाया तो कितना काम करेंगे 5 का काम, ये कितने का काम करता है 3, इसकी कैपेसिटी 2 की 6, दोनों एक साथ लगाए तो 5, बॉक्स उतना ही काम उतना ही है, लेकिन ये कितने का काम करेंगे 5, बड़ा काम, क्योंकि इसमें वो ये अपनी कैपेसिटी से बराबर 3 का काम करेगा और ये अपनी कैपेसिटी से कम है, थोड़ा सा कमजोर है, तो अपना 2 वाला करेगा, तो बराबर दोनों मिलके कितना काम हो गया 5। तो बताओ दोनों मिलके काम करते हैं, तो ये इसका वर्क, ये निशु का वर्क और ये पिंटू का वर्क, यानी 3 + 2 कितना होता है 5 होता है ना, ऐसा ये हो गया दोनों का। तो बताओ दोनों का एक दिन का काम तुम्हें पता चलेगा ना, हाँ वर्क, हाँ क्या लिखूं, पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर, बोथ ऑफ देम टुगेदर इन 1 डे। बताओ एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे, ये एक दिन में कितना काम करता है
1/x। ये एक दिन में कितना करता है? 1/x। तो दोनों मिलके करेंगे तो दोनों का काम प्लस होगा ना। मान के चलो इसका 3 और इसका 2 कितना हो गया? 5। ऐसा ये एक दिन का काम है, बराबर है। अब आप बताओ, इनका एक दिन का काम आपको तो पता चल गया। अब बताओ ये काम उन्होंने कितने दिन में किया, पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है? तो उन्होंने इतना काम किया ना, हाँ। कितने दिन में? एक दिन में। एक दिन। तो कितने दिन काम किया? 4 दिन। तो हर दिन इतना क्या होगा ना? हाँ। क्या करना पड़ेगा? 4 से। इसी को ये कितने दिन का काम है? एक दिन। एक दिन का ना। ये इसका भी एक दिन का, इसका भी एक दिन का। हाँ। दोनों मिल गए तो इतना काम करेंगे ना। हाँ। हाँ, तो ऐसा ही काम वो हर दिन करेंगे ना। हाँ। कितने दिन करेंगे? 4 दिन। तो क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई। अरे 4 से मल्टीप्लाई। एक देखो, अगर किसी भी चीज को तुम अगर 4 बार लिखते हो, जैसे मैं 5 5 5 है, अगर 4 बार लिखूं तो उसको 5 इंटू क्या लिखते? 4। अगर मैं x को अगर 4 बार लिखूं तो क्या हो गया? 4x। उसको सीधा सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ ये कितनी बार आ रहा है? 4 बार। ये एक दिन में काम किया इतना, दोनों ने मिलके फिर से उतना ही किया, फिर से उतना किया, फिर से उतना। कितने दिन किया? 4 दिन। तो काम कितना किया? 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? Therefore they completed the work in 4 days। कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? तो ये उनका एक दिन का काम है। ये कितने दिन का? एक दिन तो का। 4 दिन का काम निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना। एक दिन का बताओ, मान के चलो ये एक दिन का काम है। 4 दिन का काम कितना हुआ? 4x। कैसे क्या? एक दिन का काम है, फिर से एक दिन का, फिर से एक दिन का, फिर से हो गया 4 दिन का। तो आप क्या होगा? 4x करोगे ना, तो इतना करते बैठोगे क्या? डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करना। तो वही अगर ये वाला काम 4 दिन क्या, पहले दूसरे दिन भी उतना, तीसरे दिन भी, तो क्या करो? 4 से मल्टीप्लाई। अब बताओ ये 4 से इतने काम को मल्टीप्लाई कर दिया तो बताओ काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? काम पूरा हो गया ना, इसलिए इक्वल टू क्या लिखते हैं? 1। काम पूरा होना है, काम 1 का है ना। पूरे काम को क्या बोलते हैं? 1। इसलिए तो 1/x लिखा था ना। यहाँ पे क्या लिखा था? 1/x। यहाँ पे 1/x + 6 ऐसा लिखा था ना हमने। हाँ, काम कितने का है वो? 24 की जगह मैंने 1 बोला था ऐसा। तो ये है इक्वेशन। और फिर 1/x + 6 1 और ये 1/4। 4 में मल्टीप्लाई किया पूरे ब्रैकेट को, तो उधर क्या करो? डिवाइड। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है सोचने की डेप्थ। सिंपल सा लॉजिक है भाई, ये सादी व्यवहारिकता वाली बात है। आप 2 पर्सन इमेजिन करो, कोई भी एक दिन वही काम 8-10 दिन में कर रहा है, 8 दिन में, दूसरे को 14 दिन लग रहे, तो आपके दिमाग में तो आता है ना भाई कि अगर आप फार्मर हो या कोई भी हो, दिमाग में आता है इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है यार, एक दिन में इतना कपास बेच लेता है। क्या होते है, काम वाली भाई रहती है ना, वो इतना कपास कलेक्ट कर लेती है और दूसरी वाली एक दिन में थोड़ा सच करती है। तो आपको एक दिमाग में आता है ना कि काम का कितना हिस्सा वो करती है, इसकी दोनों की वर्किंग कैपेसिटी कम ज़्यादा है, और दोनों को एक साथ लगाया तो कम जल्दी हो जाएगा। तो आपको ये निकालना पड़ता है कि वो कितना काम करती है एक दिन में। एक दिन में उसने पूरा खेत का कपास ने क्या कलेक्ट कर लिया 10 दिन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इतना बड़ा खेत है, 10 दिन में उसने पूरा कपास निकाल लिया, तो आप उस खेत के कितने टुकड़े करोगे? हमने पूछा कि एक दिन में कितना किया होगा यार इसने, इतना बड़ा खेत है 10 दिन में कर दिया। हाँ, तो एक दिन में कितना किया होगा? तो तुम्हें खेत के कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? 10 टुकड़े करने पड़ेंगे, बराबर। हाँ, तो इतना काम उसने एक दिन में, बाप रे। जैसे 10 एकड़ की खेती होगी, मान लीजिए कितने एकड़ की खेती है? 10 एकड़ की। 10 एकड़ की पूरी खेती है, एक बाई को लगाया उसने 10 दिन में पूरी खेती का कापूस निकाल दिया। अब आप बताओ कितना कितना निकाला होगा? 1 एकड़ निकाला। सोचते ना, यानी उस काम के हम 10 टुकड़े करते हैं, और टुकड़े का मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो जितने दिन उतने से डिवाइड। कितने दिन में किया उसने काम? एक दिन में, इसलिए उसको 1 से डिवाइड, वो एक दिन का काम। इसने x + 6 डेज लगाया ना, तो x + 6 से क्या करो? उसको टुकड़े करो, यानी उसके डिवाइड करो। ये एक दिन का काम। तो दोनों का एक दिन का काम पता चल गया ना, ये भाई इतना करते हैं, ये भाई इतना करती है। फिर दोनों को मिलकर लगाया तो वो तो अपना करेगी पूरा काम उसकी कैपेसिटी का, और ये अपनी कैपेसिटी का करेगी, तो दोनों मिलके दिन भर भी इतना काम करेंगे ना। लेकिन याद रखना, अभी भी एक दिन का काम है, क्योंकि ये भी इसके एक दिन की कैपेसिटी है, एक दिन की बस मिले क्यों? क्योंकि एक साथ काम कर रहे हो। ये हो गया ना एक दिन का काम।
ऐसा कितने दिन काम किया ये उन्होंने? चार। 4 दिन। तो इससे कितने मल्टीप्लाई? 4 से। और 4 दिन से मल्टीप्लाई करने पर पूरा काम हो गया ना, हाँ। इसलिए इक्वल टू क्या लिखा? 1 यानी वो 1 वर्क जो था वो कंप्लीट हो गया। और अब इसको सॉल्व करो। 4 ने मल्टीप्लाई किया तो क्या करो? डिवाइड। अब इसको आप ये करो ना, एल्स वो मेथड अपनी नीचे नंबर रहे तो हाँ m प्लस है ना, m हो गया। 4 से भी करो, x से भी करो, x प्लस 6 से भी करो। तो मल्टीप्लाइंग बाय लिख सकते हो, मल्टीप्लाइंग बाय 4 से भी, x से भी और x प्लस 6 से भी सबको। हाँ। नहीं तो आप ये पहले सॉल्व कर सकते हो हाँ। और बाद में कर क्या अच्छा लगेगा, वैसे ही कर। या तो पूरे नंबर से एक साथ मल्टीप्लाई करो या फिर पहले इनको सॉल्व करो, वो होने के बाद फिर और क्रॉस करो, ऐसा नहीं करो तब तक। इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी जो फर्स्ट टर्म है ना इसको भी मल्टीप्लाई किया 4x x प्लस 6, सेकंड। ये सेकंड टर्म है इसे भी मल्टीप्लाई किया 4x x प्लस 6 और थर्ड टर्म को भी 4x x प्लस 6। इससे क्या होता है, x x कटेगा 4 और ब्रैकेट बचेगा, x प्लस 6 कटेगा तो 4x इंटू 1 बचेगा, 4 4 कटेगा तो x और x प्लस 6 बचेगा। ये क्या होगा 4x प्लस 24, ये 4x, x इंटू x x स्क्वायर, x इंटू 6 6x। अब बताओ क्या होगा, 4x प्लस 4x 8x और x स्क्वायर प्लस 6x। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो ना, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24, दोनों का साइन हो गया चेंज। फिर सॉल्व करो तो ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 1 इंटू 24 24, किसका स्क्वायर है भाई 4 का, 5 का तो नहीं आएगा 4 इसके पास गया, मैं माइनस हो तो प्लस हो जाओ, कितना है 6 और ये 6 4 का 24 सही है। तो मिडिल टर्म का साइन किसको लगाते हैं, बड़े को, इसको आएगा अपोजिट, स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6x माइनस 24, दो दो का करेंगे ग्रुप तो x कॉमन निकला तो कितना हो गया x प्लस 4, ठीक है, x x कटेगा तो कितना आएगा माइनस 6, x प्लस 4 इधर x माइनस 6 होगा। या तो क्या होगा फर्स्ट ब्रैकेट 0 और सेकंड ब्रैकेट 0, कितनी वैल्यू आएगी -4 और 6। बट बताओ डेज कांट बी नेगेटिव। डेज है नहीं, कांट बी नेगेटिव। कांट बी नेगेटिव। नंबर ऑफ डेज लिखना चाहिए एक्चुअली। तो x की वैल्यू -4 नहीं हो सकती, x की वैल्यू कितनी है 6। एक बात बताओ, ये x की वैल्यू 6 हो गई, यानी निशु के कितने x यानी 6, तो इसके x प्लस 6 यानी 6 प्लस 6 कितने 12 डेज। तो फिर यही लास्ट में लिख देना आंसर, देयरफॉर निशु कंप्लीट द सर्टेन वर्क अलोंग इन x की जगह कितना लिखना 6 डेज, और ये वाला पिंटू कंप्लीट सेम वर्क अलोंग इन x प्लस 6 पहले ही निकाल लेना कितना होता है। तो x प्लस 6 कितना होगा 6 प्लस 6 यानी कितना 12। तो बोले लिख देना पिंटू कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, ऐसा। ये लास्ट वाला आंसर है जो मैंने बताया कि 6 डेज और ये 12 डेज, ऐसा। ये सेम प्रॉब्लम है जैसे हम पेज नंबर 54 पर क्वेश्चन 15 क्वाड्रेटिक का, देखो जैसे हम लिखते हैं पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड लिखते हैं ना बाय निशु अलोन ना इन 1 डे, ऐसा लिखा था ना हमने, और उसको कितने दिन से x डेज से क्या कर दिया था डिवाइड। तो x डेज में कर दी थी ना निशु कितने डेज में कर दी थी x डेज, इसलिए उसे x डेज से उतने टुकड़े किए थे उसके। अब अगर बताओ निशु और पिंटू की जगह अगर हमने ये काम जो मैंने बताया था उसको अगर मैं टैंक बोल दूं तो क्या बोल दूं टैंक, और निशु और पिंटू की जगह अगर नल लगा दिए तो एक निशु और एक पिंटू नल के नाम, ठीक है ना। तो दोनों यहाँ पे ये टैंक, यहाँ पे टैंक भरने का काम है, काम तो वही है, कुछ भरना हो खाली करना हो काम है। तो ये इनकी भी कैपेसिटी अलग अलग होगी ना, फिर ये दिनों में नहीं होंगी, ये आवर्स में होंगे, बस डेज की जगह क्या आएंगे आवर्स। इसको 10 घंटे, इसको 12 घंटे, इसमें भी होगा किसी को कुछ घंटे ज़्यादा लगते होंगे भरने के लिए, वैसे उसमें दिन लगते थे इसमें आवर लगते।
बात यार, दोनों नल चालू किए तो जल्दी हो जाए। जल्दी हो, तो वैसे दोनों ने काम किया तो 4 दिन में होता था, तो दोनों में तो सेम प्रॉब्लम है। तो देखो वहाँ पे दिया एक टैंक फिल्स कंप्लीटली इन 2 आवर्स। देखो दोनों मिलके कितने में हो रहा है? 2 आवर्स में। इफ बोथ द टैप्स आर ओपन, दोनों चालू है तो कितने घंटे में होता है? देखो दोनों चालू रखिए तो कितने आवर्स? 2 आवर्स। और अगर अकेले को रखा तो इफ ओनली वन ऑफ द टैप्स इज ओपन, अगर एक ही टैप ओपन है तो स्मॉलर टैप टेक्स 3 आवर्स मोर देन द लार्जर। इसमें भी वही बात है, स्मॉलर को लार्जर से 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, वैसे पिंटू को नहीं, उससे 6 दिन ज्यादा लगते थे। तो मतलब किसको ले x आवर्स फिर, और इसको 3 घंटे ज्यादा लगते, इसको 3 आवर्स ज्यादा लगते, तो किसको x ले और किसको x + 3 ले? लार्जर को x और स्मॉलर को x + 3। तो पार्ट ऑफ ए कितना ले, कितना लार्जर टैप टेक्स x आवर्स अलोन टू fill the tank completely, है ना। लार्जर टैप को कितने देर मिलते हैं? x आवर्स लगते हैं। तो बताओ सेम सेंटेंस किसके लिए आएगा? स्मॉलर टैप बाय द गिवन कंडीशन। तो बताओ उसको कितने आवर्स लगेंगे? x + 3 आवर्स। x + पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा, इसके जैसा नीचे लिखना। स्मॉलर टैप टेक्स x + 3 आवर्स अलोन टू कंप्लीट द वर्क की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे? टू फिल द टैंक, क्योंकि यहाँ पे काम पता है आपको, इसलिए वो टू फिल द टैंक बस सेम। अब बताओ, अब पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड लिखा था ना, तो यहाँ पे पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड नहीं, पार्ट ऑफ टैंक कंप्लीटेड की जगह क्या आएगा? फिल। पार्ट ऑफ टैंक फिल, टैंक का कितना पार्ट फिल किया उसने? बाय लार्जर टैप इन 1 डे नहीं, इन 1 आवर। बताओ कितना टैंक भरा? पार्ट ऑफ टैंक फिल का मतलब इतना बड़े टैंक में से कितना पार्ट उसने फिल किया लार्जर टैप ने अलोन अकेले इन 1 आवर। मतलब 1 घंटे में कितना किया होगा? 1/x। ऐसे ही स्मॉलर टैप का करेंगे तो क्या होगा? पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप अलोन इन 1 आवर 1/x + 3। ठीक है। अब बताओ फिर बाय द गिवन कंडीशन दोनों मिलके करेंगे तो बताओ, ये अपना 1/x टैंक फिल करेगा, ये अपना कितना फिल करेगा? 1/x + 3। दोनों मिलके एक ये घंटे में, बताओ दोनों मिलके इतना टैंक फिल कर रहे हैं, तो कितने घंटे किया उन्होंने काम? कितने घंटे में फिल किया? 2 घंटे में। तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू क्या होगा? टैंक फिल। फिर क्या करो? 2 को उधर लेके जाओ। ऐसा ही सेम करना, लिखना भी वैसा ही है। अब मैंने हिंट दे दी है, क्या क्या वर्ड थोड़ा सा चेंज होता है कर लेना, क्योंकि दोनों प्रॉब्लम सेम है, एक जैसे, और आए तो 4 मार्क के लेंगे, और मोस्ट टाइम की प्रॉब्लम सही है, ये याद रखो। आप बोलते थे ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताओ, ये आईएमपी वाले से, ठीक है। तो कर देखो बना लो ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है? चलो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता कैसे है? x² - सम ऑफ द रूट्स और प्लस आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर रूट्स पता है आपको तो ये आप उनका सम करो या प्रोडक्ट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। रूट्स पता होने चाहिए, उन्हें रूट्स दिए, बताओ कैसे दिए? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर, उसके रूट्स आर करके 2 और 3 नहीं दिए, उसके रूट्स और 2 और 3 है, तो ये आएगा 2 + 3 सम 2 + 3 और यहाँ पे प्रोडक्ट 2 × 3, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। तो बन गया x² - 5x + 6 = 0, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 मार्क का प्रॉब्लम। ऐसे ही वहाँ पे आपके एक्सरसाइज में थे प्रॉब्लम, थे ना एक्सरसाइज में। हाँ, लेकिन अभी रूट्स कैसे दिए? 2 और 3 से सिंपल नहीं दिए। बताओ रूट्स कौन से दिए? उसके रूट्स आर कैसे? स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स और स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी ये जो इक्वेशन है इसके रूट से कनेक्शन पता है उनको, यानी इसके रूट का कनेक्शन उसके रूट्स के स्क्वायर जैसा है। तो इसके रूट्स को नाम दे देते हैं, इसके रूट्स को अगर मैं m और n नाम दे दूं तो क्या नाम दे दूं? तो बोलो x² - सम ऑफ द रूट्स हो गया, सम ऑफ द रूट्स
और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये बराबर सम ऑफ द रूट्स और ये रूट्स है कैसे वो बोल दिया कि वो जो रूट्स है ये वाले रूट्स कैसे है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स का सम है बोलते हैं। पहले इसको लिख देते हैं, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कौन सा है 2x स्क्वायर 2p प्लस q इक्वल टू 0 है ना। हाँ ये है क्वाड्रेटिक। अब बताओ इसके रूट्स जो है मैंने यमोद गिन लिए वो कितने बोलते हैं, इनके जो रूट्स है उसका स्क्वायर, तब इनके रूट्स वो नहीं पता, मान के चलो इसके रूट्स अगर 4 और 3 है मान के चलो, इसके रूट्स क्या बोलते हैं उनके सम का स्क्वायर, सम का स्क्वायर, सम का स्क्वायर, और दूसरा रूट है बोलते हैं डिफरेंस का स्क्वायर, यानी इसके रूट जो है यम और यम ये है कितने बोलते हैं, इनके रूट्स के सम का स्क्वायर और डिफरेंस का स्क्वायर कितना होता है ये 49 और ये कितना आता है 1। चलो तुम्हें मिल गए, ये 1 का स्क्वायर 1, ये 7 का स्क्वायर 49। तो बताओ इनके रूट्स कितने 49 और 1 है। कैसे दिए, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट दिया कि 49, उन्होंने क्या कहा इसके रूट्स कैसे, इनके रूट्स का सम का स्क्वायर और डिफरेंस का स्क्वायर हो गए। फिर इनके रूट्स पता होने चाहिए, इनके रूट्स पता नहीं होने चाहिए क्या, अगर इनके रूट्स तुम्हें पता है 4 और 3 है तो सम का स्क्वायर और डिफरेंस का स्क्वायर, ये एक रूट वो दूसरा हो गए, इसके रूट मिल गए, m की वैल्यू 49 और दूसरा रूट n कितना है 1। अब दिक्कत ये है कि तुम्हें इसके रूट पता नहीं, मैंने अपने मन से तुम्हें कौन से बताए इसके रूट्स, या 4 और 3 बताए, क्या इसके रूट्स 4 और 3 निकालना पड़ेगा ना, इसके रूट्स निकाल भी नहीं सकते सर, कैसे निकाल सकते, अरे वो पी और क्यू में प्रॉब्लम है ना पूरा, वो सॉल्व होता नहीं, तो रूट्स कैसे निकालेंगे, तो इसके रूट्स नहीं पता तो अल्फा और बीटा लेते, 4 और 3 थोड़ी, ये तो अंदाजे बताया मैंने, क्या लेते हैं इसके रूट्स अल्फा और बीटा। तो आप बताओ अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो आप बताओ इसका पहला रूट क्या होगा यम, रूट्स के सम का स्क्वायर, और दूसरा कैसा होगा रूट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, ये 4 + 3 और ये 4 - ऐसा। अगर तुम्हें पता नहीं तो अल्फा और 4 तो हम अंदाजे लिए थे ना, अल्फा और बीटा लेना पड़ेगा, हमें पता नहीं तो ये हो गए इनके स्क्वायर, ठीक है। तो चलो फिर ये कैसे निकाले अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो सर अल्फा और बीटा पता है क्या आपको, नहीं पता तो क्या लेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है क्या सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला, -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का c/a। अब एक बात बताओ, एबीसी पता होना चाहिए ना, फिर तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हियर a कितना x स्क्वायर के साथ 2, b कितना 2 इन ब्रैकेट x के साथ कौन है 2 इन ब्रैकेट p + 4 और c कितना जो लास्ट में कौन है वो p + q p स्क्वायर प्लस तो x स्क्वायर के साथ वाला a कितना है 2, x के साथ वाला b कितना है 2 p + q और लास्ट वाला कौन है c। बताओ अल्फा बीटा रूट्स है, हमें रूट तो पता नहीं लेकिन उनकी फॉर्मूला पता है, सम ऑफ द रूट्स माइनस b, b कितना है ना ये a कितना है 2 2 कैंसिल। हाँ तो क्या हो गया इतना गया। चलो बताओ अल्फा बीटा क्या होता है c कितना है और a कितना है 2 मिल गया। और अब शुरू करेंगे, लेट यम एंड n बी द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिक्वायर्ड है नहीं ये जो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला ना, फाइंड द क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड है, जरूरत है, तो उसके रूट्स कौन से लिए हमने यम और n। अब बताओ बाय द गिवन कंडीशन क्या दिए इसका रूट्स, देखो दिया फर्स्ट इस रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, ये सम ऑफ द रूट्स का क्या करो स्क्वायर, और दूसरा कौन सा है स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स, क्या बोला हमने स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। चलो इनको भी सॉल्व करते हैं। बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है तुम्हें कितना है -b
पी प्लस क्यू और उसका क्या है स्क्वायर। आपको एक बात पता होनी चाहिए, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। ये होगा पी प्लस क्यू का स्क्वायर। सॉल्व कर सकते हैं क्या? ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी प्लस सबका स्क्वायर कर दूं क्या? सबका स्क्वायर करते हैं क्या? नहीं। प्रोडक्ट में और डिवीजन में करते हैं, एडिशन में फॉर्मूला लगाते हैं। बता अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। सर ये नहीं ए पता। स्क्वायर माइनस 2 अरे अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला तुम्हें अल्फा माइनस बीटा का पता है? अल्फा माइनस बीटा का क्या पता है? तो अल्फा माइनस बीटा का लिख के दिया था ना आपको। क्या लिख के दिया था कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 2 नहीं माइनस 4। बता अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? अल्फा स्क्वायर ट्वाइस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। और ये माइनस 4 अल्फा बीटा मैंने ज़्यादा का लगा दिया, उससे क्या होता है पता है? ये बनता है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 कितना होता है? माइनस 2 और बचा। बताओ यही फॉर्मूला है कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का आंसर ये आता है कि ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आता है। लेकिन ये लिख के कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं फायदा? आपको ना अल्फा स्क्वायर पता है ना बीटा स्क्वायर पता है, बस आपको क्या पता है? अल्फा बीटा पता है। ये कुछ पता है क्या? तो ऐसा सॉल्व करके कोई फायदा नहीं। तो फिर ऐसा न करते हुए ऐसा लिखा, यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करके माइनस 4 अल्फा बीटा, इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर ही आता है। अब ऐसा क्यों सर? इसका फायदा है। क्यों? अपने पास अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है और अल्फा बीटा की भी वैल्यू, इसलिए इसको ऐसे लिखा। देखिए इसका एक्चुअल फॉर्मूला कौन सा है? अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर का अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, वो एक्चुअल है सर। ये एक्चुअल नहीं है, ये नहीं, ये बनाया गया है सिस्टमेटिक। इसको सॉल्व करें तो वही आंसर आएगा, इसको सॉल्व वही आंसर है। चलो अभी ऐसा फायदा ये हो गया कि हमें इनकी वैल्यूज पता है। बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस बी प्लस और उसका क्या है? स्क्वायर माइनस 4। बताओ अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा बीटा की वैल्यू ठीक है, बोलो। ये माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा ना, ये होगा पी प्लस, ये 2 कटेगा माइनस 2 ब्रैकेट में लिखना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बताओ सॉल्व करो। ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी बी स्क्वायर और इधर माइनस 2 से क्या कर दो? ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, माइनस 2 पी स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर, ये प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी बी स्क्वायर। सबका स्क्वायर मत करते बैठना है ऐसा। हाँ वो एडिशन सब्सट्रैक्शन में नहीं करते। मतलब यहाँ पे कटते हैं कोई पी स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर माइनस 2 क्यू स्क्वायर माइनस 2। अभी और एक जन बच गया कौन? प्लस 2। ये जैसा है वैसा। एक काम किया जिसका माइनस साइन कॉमन निकाला, माइनस साइन कॉमन निकाला तो ये क्या बनेगा देख लो अच्छे से। सबके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। और जब सबके साइन चेंज हो गए तो एक फायदा हो गया, ये एक फॉर्मूला बन गया। बताइए किसका आंसर होगा? जानते हो क्या किसको? पी स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू क्यू स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होगा? हाँ अरे ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होगा? ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर किसका रहता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस यहाँ पे क्या होगा? पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। उसी का आंसर है नहीं? हाँ और इसको क्या लिखा? पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। चलो मिल गई वैल्यू एन की, अब एन भी मिल गया। वैसे तुमने नहीं सॉल्व किया तो भी चल जाता, क्योंकि देखो आपको क्या करना है आगे चल के, सम ऑफ द रूट्स। हाँ कह रही है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, बोलो ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, मैं लिख के देता हूँ पहले, ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स और क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इसको नंबर देके छोड़ देते हैं क्योंकि हमें ये इतना बड़ा वापस नहीं करना पड़ेगा, हमें m प्लस एन की वैल्यू चाहिए। बताओ m प्लस एन कितना होता है? बताओ m कितना है रे? m कितना है? पी स्क्वायर ट्वाइस पी क्यू, अरे m है ना, और n कितना है?
एन ये वाला मत लो, एन ये वाला लो। हाँ ये एन चाहिए ना पूरा। हाँ हाँ ये एन कौन सा लेंगे, ये वाला वही बात। कौन सा, माइनस पी स्क्वायर प्लस 2pq माइनस q स्क्वायर। है सॉल्व नहीं किया तो भी है अभी। अब बताओ ये m प्लस n, बताओ कुछ कटे, प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 2pq प्लस 4p ये हो गया m प्लस n। इसकी जरूरत थी ना m प्लस n की। हाँ। अब क्या चाहिए हमें, m इंटू n। अब लेकिन m और n हम ये वाले लेंगे, m ये वाला में लेते हुए ये वाला कौन सा, p प्लस q होल स्क्वायर, और n ये वाला मत लो, वही सॉल्व करना पड़ेगा। सर हम कंफ्यूज हो गए वैसे। तुम्हें मल्टीप्लाई करना नहीं आएगा ना, इतना बड़ा इसका, इतना बड़ा m और इतना बड़ा n लोगे तो आपको भी इतने बड़े इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप लेते हो तो देखो बताता हूँ, p स्क्वायर 2pq प्लस q स्क्वायर बराबर है, ये m हो गया, इंटू n कौन है, माइनस पी स्क्वायर प्लस 2pq माइनस। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, लगे तो लिख लेना ये m क्यों लेके गए, फिर उसके बाद हमें देख के पछतावा हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, फिर तुरंत आगे करेक्शन कर रहे हैं, फिर साहब कि ये ना लिखते हुए उसके पिछला वाला लिख दिया। फिर कौन है उसके पिछले, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और ये ना लिखते हुए इसके बाद वाला लिखेंगे, कौन सा इसके बाद वाला, माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ये समझे, यानी पहले लिख दिया ये n, लेकिन बाद में लग रहा है कि नहीं इससे अच्छा यही लिखेंगे, इसमें बाद में उसकी जगह इसे लिख दिया, ठीक है। और अब बताओ ये माइनस साइन बाहर निकालो, एक है p प्लस क्यू का स्क्वायर और एक है p माइनस। अब इसको सॉल्व कर सकते सर, कैसे सॉल्व करें, दोनों का स्क्वायर है ना, जैसे x स्क्वायर और y स्क्वायर रहता है ना, हम दोनों को कंबाइन x स्क्वायर कर सकते हैं। तो वैसे ही दोनों ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, एक है p प्लस क्यू और एक है, और कंबाइन स्क्वायर कर रहा हूँ। क्या कर दिया, दोनों का स्क्वायर है तो कंबाइन स्क्वायर, दोनों का अंदर डालिए, जैसे x स्क्वायर y x स्क्वायर को अंदर डालो, एक का स्क्वायर लिखो, वैसे एक का स्क्वायर लिखो, इन दोनों का ये x और ये y अंदर डाल दिया। अब बताओ इनको सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस b a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ब्रैकेट का क्या है, स्क्वायर है ऐसा। तो ये वैल्यू हो गई किसकी, mn की, किसकी, mn की। और अब हम लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, यही है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिक्वायर्ड। बोलो क्या है, x स्क्वायर माइनस m प्लस nx प्लस mn। बोलो x स्क्वायर माइनस m प्लस n का आंसर कितना आया था, 4pq, और mn का आंसर क्या आया था, बताओ इसका आंसर है क्या, चेक कर लो। ठीक है, हाँ तो आया क्या, 4 नहीं है, 4 दिएगा क्या, 2 है, 2 प्लस 2 तो 4 आता है। सर बराबर असतं आहे, बरोबर आहे ना सर, लास्ट में आंसर यही दिया गया। यही देखो फिर से एक बार, आपको जो बोला था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, जब भी ऐसा पूछते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो बनाओ भी ये फॉर्मूला है, तो आपको रूट्स का सम करना पड़ता है और प्रोडक्ट करना पड़ता है, लेकिन इसके रूट्स नहीं पता। अगर इसके रूट्स दे दिए होते 2 और 5 तो हम लिख के फटाफट 2 + 5 को इंटीग्रेट कर देते। नहीं पता रूट्स, तो फिर उन्होंने क्या किया, इसके रूट्स के सम का स्क्वायर और डिफरेंस का स्क्वायर, तो पहले इसके रूट्स निकालो। सर इसके रूट्स निकाल नहीं सकते, तो क्यों नहीं निकाल सकते, वो पी क्यू में है, तो एक काम करो, इसको ABC बोल दो और इसके रूट्स को अल्फा और बीटा नाम दे दो, और अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई अल्फा बीटा c बाई, कैलकुलेशन कर दो। अब बताओ m और n इसके रूट्स ले लो, जो आपको चाहिए उसके रूट्स क्या लिए, m और n, विद द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ इसके रूट्स है कैसे बोलते हैं, बाय द गिवन कंडीशन, इसका रूट्स कैसा है, इसके रूट्स का सम का स्क्वायर और डिफरेंस का स्क्वायर, एक जगह सम का स्क्वायर एक जगह डिफरेंस का स्क्वायर, यानी इसके रूट्स मिल जाएंगे। लेकिन सर फिर ये वैल्यू आप पता नहीं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, माइनस में होल स्क्वायर किया, और लेकिन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, हमने उसका एक फॉर्मूला यूज किया, कौन सा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की, स्क्वायर किया, माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू ये 2 2 कट गया, 2 बच गया,
और ये स्क्वायर हो गया तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर -2 ने मल्टीप्लाई किया, फिर पी स्क्वायर का एडिशन सब्सट्रैक्शन किया, फिर माइनस साइन कॉमन निकाला, तो ये ऐसा लिख रहा है। ये हो गया यम और एन मिल गए, हो गया यम और एन मिल गए तो मिल गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सम ऑफ द रूट्स यानी m प्लस n और m n, लेकिन m प्लस n और m n फिलहाल पता नहीं, हमें m और n पता है लेकिन m प्लस n नहीं पता, m n नहीं पता, इसको नंबर देके छोड़ दो, पहले m प्लस n निकालो। ये m है इतना बड़ा, वो वाला ये भी m है, ये भी m है, लेकिन ये वाला लिया, और n कौन सा लिया, ये ना लेते हुए ये वाला लिया, ऐसा तो लिया m प्लस n कट गए, 2p कितना हो गया 4p, और mn जब करना था तो मैंने पहले m और n ये वाले लिए, लेकिन पता चल रहा है कि मल्टीप्लाई करके भयानक होने वाला है, इसलिए तुरंत क्या कर दिया, ये वाला न लेते हुए उसके पहली वाला लिखा, और ये वाला लेते हुए इसके बाद वाला लिखा, एक है ना, फिर माइनस साइन बाद लिख दो, ये स्क्वायर देखो स्क्वायर इसका नहीं हुआ है, स्क्वायर अगर होता तो ये पॉजिटिव होता, स्क्वायर उसका नहीं है, अच्छे से देखो ये माइनस का स्क्वायर नहीं है, माइनस अलग है, ये माइनस कॉमन निकला हुआ था, ये इसका स्क्वायर है तो माइनस अलग है, इसलिए माइनस अलग है, -1, ये स्क्वायर और वो अभी मैथ्स का फॉर्मूला है, दोनों का स्क्वायर रहा तो कंबाइन एक बार लिख सकते हैं और दोनों को अंदर डालो, फिर a प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है mn, अब ये इसमें पुट करो m प्लस n और mn, तो ये बन गया ऐसा। इसको आपको 1-2 बार घर में करके देखना पड़ेगा अपने मन से, तब जाके वो याद रहेगा। तो